हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज में हम एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज कर रहे हैं जिसमें आपको 11 क्लास एनसीईआरटी जो नीट सिलेबस के अकॉर्डिंग है बायो मॉलिक्यूल को हम डिस्कस कर रहे हैं। इस बायो मॉलिक्यूल में अभी तक मैंने आपको कुछ टॉपिक को डिस्कस किया है। बेसिकली अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पॉलीमराइजिंग बॉन्ड, नेचर ऑफ पॉलीमराइजिंग बॉन्ड, जो मोनोमर को पॉलीमर से लिंक करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक इस नेम से मेंशन है और इसको लोकेशन कहाँ है ये मैं आपको थोड़ा समझा दूँ। जैसे देखिए आपके बुक में ये टॉपिक मेंशन है पेज नंबर 151 नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन ए पॉलीमर। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके सीक्वेंस में, इसके कंटिन्यूएशन में मैंने पहला बॉन्ड आपको डिस्कस किया जो दो अमीनो एसिड के बीच प्रेजेंट होते हैं, जिसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। इस बॉन्ड में इसके डिहाइड्रेशन नेचर को, एनहाइड्रस नेचर को, डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन नेचर को मैंने डिस्कस किया और आपको बताया कि ये एक रिवर्सिबल बॉन्ड है। इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर इसे वाटर निकलने से ये बॉन्ड बना है तो वाटर में डालने पे ये बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस हो जाती है और उसी प्रोसेस को एक्चुअल में हम डाइजेशन भी बोलते हैं। तो हमने दो अमीनो एसिड के बीच बॉन्डिंग को देख लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट बॉन्ड है, उसको हम देखेंगे इसमें फिर से। तो चलिए हम इसे देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट बॉन्ड है ये है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ पे था? ये था कार्बोहाइड्रेट में, पॉलीसैकेराइड्स में। तो जब हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को बोलते हैं तो ये बॉन्ड बनेगा दो मोनोसैकेराइड्स में। मोनोसैकेराइड कई टाइप के होते हैं, उसके डिटेल में नहीं जाते हैं। यहाँ हम मान ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए जो मोनोसैकेराइड्स है, मोनो मतलब सिंगल होता है, सैकेराइड मतलब शुगर होता है। ठीक है, जो मोनोसैकेराइड यहाँ हम एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं वो है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन का मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड कई कार्बन के हो सकते हैं। ठीक है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, 6, 7, 8 ऐसे। तो यहाँ 6 कार्बन को लेते हैं, इसको हेक्सोज भी बोला जाता है। हेक्सा का मतलब 6 होता है, तो जब 6 कार्बन वाले को लेते हैं तो इसे हम हेक्सोज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे आ जाता हूँ। जो ग्लूकोज का वो बनाते हो आप इस तरीके से, ये फार्मूला लिखते हो। जितने भी यहाँ आपके मोनोसैकेराइड होते हैं उनकी दो स्ट्रक्चर होती है। एक इसकी होती है ओपन चेन स्ट्रक्चर और एक होती है क्लोज चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है कि इसमें ये कार्बन 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4 है, ठीक है, कार्बन 5 है और कार्बन 6 है, क्योंकि आपने लिखा ना यहाँ पे C6। अब इसमें पहले कार्बन पे एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO। बाकी सब कार्बन पे जो बैलेंसी होती है, सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते हो जब कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है तो इसकी बैलेंसी होती है 4। ठीक है, तो यहाँ 4 बैलेंसी में आप देखिए 2 बैलेंस तो ये हो गए, बाकी 2 में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल इस तरीके से अल्टरनेट फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है। बट जो बायोलॉजी में जो स्ट्रक्चर यूज की जाती है वो क्लोज चेन। मैं क्लोज चेन को यहाँ बना रहा हूँ। क्लोज चेन में क्या होता है कि ये जो है देखो, क्लोज चेन में इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। तो एक्चुअल में ये यहाँ से यहाँ एक रिंग का फॉर्मेशन जब करता है तो इसे हम क्लोज चेन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो और इसका हाइड्रोजन यहाँ लिख दो। देखो
यहाँ पे कार्बन नंबर 1 होता है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 जैसे रिंग से बाहर है ऐसे रिंग से बाहर होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऐसे ही बन गई ना। ये पहला कार्बन जो है ये 5th कार्बन से यहाँ ऐड है। क्लियर है। अब एक चीज आप देखो यहाँ पे, इसे मैं हटा के इसे बना रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्लोज चेन स्ट्रक्चर ही आपके काम की है, वही यूज होती है। तो क्लोज चेन स्ट्रक्चर में इस तरीके से 4 वैलेंसी यहाँ भी करनी है, तो एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। इस तरीके से हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप हर कार्बन पे। ठीक है, ऐसे आप ऐड करते जाएंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसको पहले आप बनाइएगा ताकि ये आपको याद हो जाए। ठीक है, एक हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ। अब देखो ऐसे ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये इसका क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, ये अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है। ऐसे ये क्या होते हैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, अल्फा डी क्या होता है ये बाद में बताऊंगा। ऐसे 2 ग्लूकोज हमें बनाने हैं और उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो ग्लाइकोसिडिक है। तो जो ग्लूकोज के बीच बॉन्डिंग होती है उसे बोलते हैं अल्फा 1,4 बॉन्डिंग, 1,4 लिंकेज जो ग्लाइकोसिडिक है। ये ध्यान देना है। इसका मतलब है देखो 1,4 का मतलब है कार्बन नंबर 1 और 4 के बीच। तो यहाँ जब दूसरा ग्लूकोज बना रहे हो तो जो बॉन्डिंग होगी वो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच होगी। ये बात आपको पहले बता दिया गया। तो यहाँ कार्बन नंबर 1 रखेंगे, यहाँ कार्बन नंबर 4 रखेंगे, बॉन्डिंग इनके बीच हो रही है 1 और 4 के बीच। बाकी सबको वैसे ही एडजस्ट कर दो। ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6। ठीक है, जहाँ ज़रूरी है वहीं मैं ये लगा रहा हूँ, बाकी जगह होंगे। अब बॉन्डिंग में देखो ये इस तरीके से होता है, यहाँ से एक जो है वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, कार्बन नंबर 4 से OH ग्रुप, इससे हाइड्रोजन। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, यानी कि ये डिहाइड्रेशन हुआ ना, एनहाइड्रस फॉर्मेशन हुआ। अब जो बॉन्ड बनता है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कुछ ऐसे दिखाते हैं, जैसे पूरा ना दिखा के स्केलेटन मेन दिखाते हैं, पूरा नहीं दिखाते हैं। ठीक है, वो अंडरस्टूड होता है, आप भी धीरे धीरे ये समझ जाओगे। दिखाने का तरीका यही होता है। पूरा भी दिखा सकते हो बट बहुत ज़्यादा क्यूबरसम होगा, बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा। सिर्फ वो कार्बन मेंशन कर दो जिस पे बॉन्ड है। ठीक है, और यहाँ जब ये निकल गया तो एक ऑक्सीजन बचा था, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ज़्यादा स्पेसिफिक जब इसे बोलना होता है तो इसे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बोलते हैं। ये भी रिवर्सिबल बॉन्ड है, अगर इसमें वापस वाटर डालोगे तो हाइड्रोलिसिस होगा, ये टूट के 2 ग्लूकोज देगा। ये जो मॉलिक्यूल बना है ये डाइसैकराइड है, क्योंकि इसमें 2 सैकराइड आ गए हैं। इसे एक्चुअल में हम बोलते हैं माल्टोज। अगर आपने डाइजेशन पढ़ रखा है तो डाइजेशन में आप माल्टोज को जब डाइजेस्ट करते हो तो 2 ग्लूकोज बनता है। वजह ये होती है कि ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे वाटर अटैक करता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं और इसमें वापस हमें 2 मोनोमर्स मिल जाते हैं। तो क्या ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अब ये इसके कंटिन्यूएशन में है। अगला कोई ग्लूकोज इससे जुड़ना चाहे तो ये ऐसे रिंग में ऐसे जुड़ सकता है, इसमें कोई रोक नहीं है। देखो ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये C1 है तो C4 होगा, तो यहाँ फिर से इस तरीके से, तो ऐसे एक लंबी सी रिंग जा सकती है। तो इसी को हम इसका ये बीड्स की तरह है ना, और ये धागों की तरह है जो उसे जोड़े हुए है बॉन्ड। जैसा आपको पॉलीमर कॉन्सेप्ट में बताया, तो ये एक पॉलीमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो एक बार वीडियो को रोक के फिर से देखिएगा
और अगर कोई प्रॉब्लम रह जाएगी तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं चाहता हूं कि कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रेगुलर बेसिस पे जो बात करें। हर जो लेक्चर मैं अपलोड करता हूं तो मुझे उसका फीडबैक दें और बताएं क्या अच्छा था, क्या बुरा था, क्या समझ में आया, ठीक है, किस में आपको थोड़ा प्रॉब्लम है वो भी मुझे बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना ये तो आपका फ़र्ज़ बनता ही है, आपको करना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने में, आप तक पहुँचाने में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि अगर आपको ये पसंद आता तो आप इसे दूसरों को रिकमेंड करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लाऊं। तो चलिए देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट वन जो है, आपने पेप्टाइड बॉन्ड पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पढ़ लिया। अब हमारे पास है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये थोड़ा नोटोरियस टाइप का है, तो चलो मैं इसको भी समझाता हूँ इसमें क्या है। नोटोरियस इन द सेंस बहुत टफ वाली बात नहीं है। एक्चुअल में ये किसके बीच बनता है तो आपने पढ़ा था, ये बनता है न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए और आरएनए है। तो जो न्यूक्लिक एसिड्स होती है, जो न्यूक्लिक एसिड्स होती है या पॉलीन्यूक्लिक एसिड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, तो इनका जो मोनोमर होता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। खास बात ये होता है ना कि बाकी की तरह ये ना हो कि ये एक कंपोजिट स्ट्रक्चर होती है। जब आपसे कंपोजिट बोला जाए तो इसका मतलब क्या होता है, कंपोजिट का मतलब होता है जिसके कंपोनेंट हों। जैसे ये मार्कर है ना, ये एक मार्कर, ये एक कंपोजिट स्ट्रक्चर, आप इसके पार्ट को खोल के अलग कर सकते हैं, अभी और भी पार्ट को आप अलग कर सकते हैं, वापस जोड़ के इसे बना सकते हैं। बिल्कुल इसी लाइन ऑफ आर्गुमेंट में अगर आप सोचें तो एक कंपोजिट मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि मोनोमर बनने के लिए भी उसमें कंपोनेंट होते हैं। वो कैसे, देखो, जैसे कि यहाँ पे एक मोनोमर में, एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट होते हैं। एक इसमें शुगर होता है, ठीक है, जो शुगर होता है ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज का मतलब है 5 कार्बन का शुगर, ठीक है। इसमें एक पेंटोज शुगर होता है, इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। जैसे एक शुगर को हम बोलते हैं राइबोस, दूसरे को बोलते हैं डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। अभी मैं बॉन्ड बता रहा हूँ तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जस्ट इसे फार्मूला इनका होता है C5H10O5, ठीक है। एक इसमें जो है फास्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल जुड़ता है और एक इसमें नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेटेरोसाइक्लिक क्या होते हैं, जैसे आप कार्बन को बनाते हैं इस तरीके से, कोई रिंग बनाते हैं, ये बेंजीन नहीं है अभी, ये 6 रिंग वाला साइक्लिक हेक्सेन है, ठीक है, 4 ये 5 ये 6, ये साइक्लोहेक्सेन है। ये सब ये होमोसाइक्लिक रिंग है क्योंकि सारे कार्बन से बने हैं। अब मैं एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊं कि जिसमें जो है इस तरीके से कार्बन के अलावा भी 2 चीज़ें मैंने यहाँ जोड़ दी, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 पोजीशन। तो जैसे मैंने देखो 2 पोजीशन और 6 पोजीशन पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जोड़ दिए जो कार्बन के अलावा है, तो इसको हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक हैं बट कार्बन के अलावा भी साइकिल के रिंग के पार्ट हैं चीज़ें, जैसे ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, और इसे बोलते हैं होमोसाइक्लिक। तो जब हमने बोला नाइट्रोजनस बेस हेटेरोसाइक्लिक है तो इसमें 2 तरीके की रिंग होती है, एक होती है प्यूरीन
दूसरी होती है पैरिमिडीन। ठीक है, अभी मैं इसे आपको समझा दे रहा हूँ। एक प्यूरीन होती है, एक पैरिमिडीन होती है। प्यूरीन 6 मेंबर्ड रिंग है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, ये आपको याद रखनी है। ये देखिए बेंजीन रिंग की तरह, इसमें पोजीशन 1 और 3 पे नाइट्रोजन होते हैं। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 3 है। यहाँ पे नाइट्रोजन होते हैं, बाकी जगह कार्बन होते हैं। ठीक है, ये जो दूसरा है प्यूरीन रिंग, ये 9 मेंबर्ड रिंग होती है। इसमें भी एक पैरिमिडीन रिंग होती है। पहले एक 6 मेंबर्ड आप रिंग बनाएंगे इस तरीके से, जिसमें नाइट्रोजन 2 पोजीशन पे आप रखेंगे, 1 और 3। इसके बाद इसमें 2 नाइट्रोजन और होते हैं, इनकी जो पोजीशन होती है ये 7 और 9 होती है। तो आपने ऐसे काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब है इसमें इस डायरेक्शन में गए और इसमें इस डायरेक्शन में गए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी कोई बात नहीं, इसे मैं फिर से बताऊंगा, जस्ट ये समझना कि नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि इन तीनों को जोड़ के तब एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो हम थोड़ा जोड़ते हैं, इसे हटाते हैं, इसमें न जाइए, इसको पहले जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा शुगर। देखिए जो शुगर है, पेंटोस शुगर, उसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है। अभी इसे आप याद कर लेंगे। ये कार्बन 1 होता है, ये कार्बन 2 होता है, ये कार्बन 3 होता है। जैसे ग्लूकोज में बनाए थे, ये 4 होता है, 5th कार्बन रिंग से बाहर होता है। ठीक है, कार्बन 1 सब sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इस पे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, जैसे आपने ग्लूकोज में बनाया था। यहाँ भी होंगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन है, और यहाँ एक OH ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन ग्रुप, इस तरीके से। तो ये शुगर हो गया, जो अभी मैंने ऊपर लिखा था कि एक शुगर चाहिए, एक फास्फोरिक एसिड चाहिए और एक नाइट्रोजनस बेस चाहिए। ठीक है, इन तीनों को जब आपस में जोड़ देंगे तो उस चीज़ को हम बोलेंगे एक न्यूक्लियोटाइड। अगर शुगर और नाइट्रोजनस बेस ही जुड़े हैं तो इसके लिए एक और टर्म होता है न्यूक्लियोसाइड। आप थोड़ा ये ध्यान देना, न्यूक्लियोसाइड और टाइड। जो साइड है उसमें ये नहीं है, और जो टाइड है उसमें ये भी जुड़ गया है। तो देखो, अब जो नाइट्रोजनस बेस है ना, वो इसमें कुछ ऐसे जुड़ता है। जैसे मैं वही रिंग बना रहा हूँ, पैरिमिडीन ही। देखो इस तरीके से, इसमें 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ जो है 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4, 5 और 6। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती। अब एक तीसरी चीज़ बची है कि एक जो है फॉस्फेट कैसे जुड़ेगा। तो फॉस्फेट को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसे थोड़ा हटा के देखो। जो फॉस्फेट है, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसमें फास्फोरिक ये होता है सेंटर में, और इससे 3 OH ग्रुप इस तरीके से जुड़े होते हैं। ये आप पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये फास्फोरिक एसिड हो गया, ये शुगर हो गया, और ये तीनों जब जुड़ जाएंगे तो उसको हम एक न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो जुड़ने में बॉन्डिंग वैसी ही होती है। यहाँ से जो है, एक जो है यहाँ से देखो एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। ये एसिड है तो इससे सिर्फ H निकलता है और इससे OH निकलता है।
यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा इस तरीके से, ठीक है। जब ऐसा होगा तो जो चीज बनेगा वो ऐसा बनेगा। देखो अब मैं इसको ना शार्ट में थोड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाने में आसानी हो जाए। देखो ये कार्बन नंबर 1 है, इससे जो है एक नाइट्रोजनस रिंग जुड़ गई है कुछ ऐसे। यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ नाइट्रोजन है, तो इनके बीच बॉन्ड बन गया है, ठीक है। ये बॉन्ड बन गया है और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 है, इससे जो है OH ग्रुप जुड़ गया है कुछ ऐसे। देखो 2 OH बचे हैं, यहाँ O, ये बचा है ना O, और यहाँ 2 हाइड्रोजन। तो जो ये बॉन्ड बनता है ना, इस बॉन्ड को ये कंसीडर करते हैं, इसको हम बोलते हैं फास्फोएस्टर। इसे बोलते हैं हम फास्फोएस्टर बॉन्ड, ठीक है, POO, फास्फोएस्टर बॉन्ड। ये कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फोरिक एसिड। यहाँ जो बॉन्ड बनता है इस बॉन्ड को हम बोलते हैं CNC। जैसे एक बॉन्ड था COC, ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, ये भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन एमीन के साथ है तो इसको N ग्लाइकोसिडिक बोलते हैं, N ग्लाइकोसिडिक बोलते हैं। तो पूरा एक न्यूक्लियोटाइड में क्या हो गया कि एक सेंट्रल शुगर मॉलिक्यूल है, एक नाइट्रोजनस बेस है, एक फास्फोरिक, एक फास्फेट ग्रुप है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे शार्ट में। जैसे शार्ट में कैसे लिखेंगे ताकि आपको, अभी तो ये चीज एक मोनोमर है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरी स्ट्रक्चर एक मोनोमर है, इसको आप बोल रहे हैं कि ये एक मोनोमर है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। ये ध्यान रखना, ये अभी वो बॉन्ड नहीं बनाए, ये कंपोजिट क्यों है कि इसके 3 कंपोनेंट है, कंपोनेंट नंबर 1, 2 एंड 3। 3 कंपोनेंट मिलके एक जो है एक चीज को बना रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। अब हम इसका शार्ट फॉर्म देखेंगे, फिर इस पे बॉन्ड देखेंगे। तो फ्रेंड हम जो है